नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की एक स्टेटमेंट आ गई है, एक बयान आ गया है और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। बहुत लंबा चौड़ा उनका बयान नहीं है, करीब 1 पेज से भी कम का है, लेकिन कुल मिलाकर के जो अब तक घटनाक्रम हुआ है, यानी व्यवस्था को लेकर के और जो लोग हटाए गए हैं उनको लेकर के उसकी जानकारी उन्होंने दी है। तो अब एक बात तो पुष्ट हो गई है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा लेकर के हटा दिया गया है, कामकाज से मुक्त कर दिया गया है। बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ का प्रशासन है या जो यहाँ की सरकार है, यानी योगी सरकार है, उसकी इस मामले में, ट्रस्ट के मामले में जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। चूंकि ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया था, सीधे पीएमओ और एचएमओ के हस्तक्षेप और निगरानी में बना था, इसलिए ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों को अगर मुक्त भी किया जाता है तो उसकी भी स्वीकृति ऊपर से मिलती है, या जो इनकी मीटिंग होने वाली है 1-2 दिन में, उसमें इनकी पुष्टि होगी। अब सवाल बहुत सारे हैं, जैसे क्या आमूल-चूल बदलाव होगा ट्रस्ट में? जितनी खामियां कमियां मिली हैं, जिस तरह के लोगों की भर्तियां की गई और संवेदनशील स्थलों पर उनको नियुक्त किया गया, उनको काम सौंपे गए, उनकी जिस तरह की निगरानी होनी चाहिए थी, जिस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए थी, उसमें कमी क्यों रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुछ सवाल हम आज उठाएंगे, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो भट्ट साहब से जुड़ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, मेरे मन में 4-5 सवाल हैं। नंबर 1, क्या राम मंदिर की दान व्यवस्था में संस्थागत सुधार की आवश्यकता है, दान व्यवस्था में? नंबर 2, क्या एसआईटी की कार्रवाई पर्याप्त और संतोषजनक है? नंबर 3, धार्मिक संस्थाओं में खास तौर से वित्तीय पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जाए? और क्या इस मुद्दे का अब चाहे अनचाहे एक राजनीतिकरण होना शुरू हो चुका है? इससे राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए था और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? ये यक्ष प्रश्न है आज के। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? क्या राम मंदिर की दान व्यवस्था में संस्थागत सुधार की जरूरत है? जी, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो प्रतिष्ठा में जो आँच आनी थी, जो जो कलंक लगना था वो तो लग गया। द डैमेज हैज़ बीन डन। नाउ अब जो विषय है सामने और जो चुनौती है वो है डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और आप एक सीट हार गए हैं, या कोई नेता बड़ा आपकी पार्टी को छोड़ गया है और पार्टी को होने वाले संभावित नुकसान को, हानि को कैसे कम किया जाए, रोका जाए। सवाल ये नहीं है। ये सवाल भारत सांस्कृतिक और एक सिविलाइजेशनल रिकवरी का जो हमारा अभियान था, जो ये आंदोलन चल रहा था, 1 फरवरी 86 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद 41वें साल में, 40 साल में मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई,
मंदिर का उद्घाटन भी हो गया और मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्व हो गया और ध्वजारोहण हो गया। दूसरे मंदिर में भी 25 जून को ध्वजारोहण हो गया, अब बहुत कम काम शेष है। तो अब सवाल ये है कि ये जो है जो कुछ हो गया जो प्रतिष्ठा पे जो आँच आई है, अब इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको कैसे रोका जाए और भविष्य में व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो जो भक्त हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जिन्होंने दान दिया है, उनकी भी आस्था इसमें कैसे बनी रहे। तो सबसे बड़ी आवश्यकता बात ये है और मैं उम्मीद करूँगा कि शायद संघ के लोगों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो इसके ऊपर ध्यान देंगे। भारत के प्राचीन काल से मंदिरों के प्रबंधन की क्या व्यवस्था थी? अगर आप भारत का प्राचीन इतिहास देखें, ज़्यादा नहीं 1100 साल पुराना देखें, 1000 साल पुराना देखें, तो मंदिर एक तरीके से जैसा काम आज की तारीख में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, वैसा काम चोल काल में तमिलनाडु के मंदिरों में होता था और सोमनाथ के मंदिर में होता था। सोमनाथ के मंदिर के में मोहम्मद गोरी के, गजनी के लूट की कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं हमने कि वो इतना सोना, इतनी संपदा लूट के ले गया। जो बात हमारी जानकारी में नहीं है, गुजरात के व्यापारी बड़े पैमाने पर मंदिर को दान देते थे और वो पैसा बाद में मंदिर से उनको व्यापार के लिए ऋण के रूप में मिलता था, जो उसको वो निष्ठा के साथ मंदिर को वापस करते थे। तो वो एक तरीके का जैसे आज जो भारत का रिज़र्व बैंक है, उसके पास 900 टन सोने का एक एक गोल्ड रिज़र्व है। उसके पास 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है। उसके पास 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का जो जो साल में जो कुल उसका लेन-देन होता है, जिसका डिविडेंड का लाभांश का एक हिस्सा वो भारत सरकार को देता है और 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया अपने कंटीजेंसी फंड के लिए रख लेता है। यही काम प्राचीन काल में मंदिर करते थे। तो सोमनाथ मंदिर को जो जो मोहम्मद गजनवी ने लूटा, वो भारत के व्यापारियों का जो रिज़र्व फंड था, जैसा मैंने बताया जो आरबीआई के पास रिज़र्व फंड है, 900 टन सोना, 700 बिलियन डॉलर जो है आपका का रिज़र्व और लगभग 3 लाख करोड़ का कॉन्टीजेंसी फंड। यही काम एक जब सनातन अर्थव्यवस्था थी, तब ये काम मंदिरों से होता था। तो वो पैसा वो जो लूट के ले गया, तो उससे रिकवर करने में, उससे उबरने में तत्कालीन पश्चिम भारत की व्यवस्था को 500 साल लग गए। और इससे पहले हम उबर पाते, हम लोग का लूट का नया दौर शुरू हो गया, मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, तो ये व्यवस्था कभी उबर नहीं पाई। लेकिन कुछ मंदिर बचे रहे, जैसे पद्मनाभन स्वामी मंदिर है केरल का। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है जैसे कि आज़ादी के पहले की व्यवस्था थी, ट्रेवनकोर के महाराजा की ओर से एक एक निश्चित धनराशि हर साल मंदिर के प्रबंधन के लिए मिलती थी। और भारत के संविधान में ये व्यवस्था है, कोई संसद का अधिनियम नहीं है। संविधान में ये व्यवस्था है कि आज भी भारत सरकार पद्मनाभन स्वामी को मंदिर को पैसा देती है, वो अच्छा खासा पैसा है, कई करोड़ रुपया है। और उस मंदिर के पास जो अपना रिज़र्व फंड है, गोल्ड है, आभूषण है, वो मोटा एस्टीमेट है कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक जो है जो उसका जो भंडार था, एक का द्वार खोला गया था, बाकी द्वार खोलने की हिम्मत आज तक कोई कर नहीं पाया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो भारत में प्राचीन काल से मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्था थी, कि कितना पैसा दान जो आएगा, जो कैश आएगा, लोग कितना बहुमूल्य धातुओं के रूप में गोल्ड के रूप में दान देंगे और अन्य सामग्री देंगे, तो उनका प्रबंधन कैसे हो? और मंदिर के ही अधिकारी आरबीआई के काम करने की शैली में समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों को और व्यापारियों को धनराशि देते थे और जो बाद में वो जेब की राशि के रूप में मंदिर को वापस करते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आधुनिक व्यवस्था में मंदिर आरबीआई की तरह काम करें, लेकिन हमें अपनी प्राचीन व्यवस्था से कुछ सीखना चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्रिएट करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये हम कर सकते हैं। तो और अभी खबर आई है कि 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक प्रस्तावित है। ये अयोध्या ट्रस्ट की राम मंदिर का ट्रस्ट है।
तो उसमें जो मुझे लग रहा है कि पहला काम तो ये होगा कि उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार होगा और विचार के बाद वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। और उसके बाद उसमें ट्रस्ट का का पुनर्गठन कैसे हो, इस पर विचार होगा। और एक खबर ये भी आई है कि ट्रस्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी है और उनसे कहा है कि जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट दक्षिण भारत के तिरुपति के मंदिरों के मंदिर में जो भी दान आता है, उसका वो प्रबंधन कैसे करते हैं और तिरुपति मंदिर के पैसे से ही कई यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज को भी चलते हैं और वहाँ पे लाखों लोग की संख्या में लोग आते हैं और लाखों लोगों का भोजन और प्रसाद सब बनता है। ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर में भी होता है। तो उन मंदिरों में क्या व्यवस्था है, कैसे संचालन किया जाए, इसके बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी गई है और संभवतः तिरुपति मंदिर से भी संपर्क किया गया है। तो जी, अगर जी। ये नई व्यवस्था अगर आ रही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और लेकिन जो जो बदनामी लिखी थी, जो बदनामी होनी थी, वो तो हो गई। क्या जी। इस मुद्दे का जानबूझकर के राजनीतिकरण किया जा रहा है? राजनीतिकरण शुरू हो गया है? और क्या ये समझदारी भरा काम है या केवल ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम भी राम भक्त हैं, हमें भी राम जी के मंदिर में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की चिंता है। ये अलग बात है कि ये लोग कभी मंदिर निर्माण के समय यहाँ नहीं आए या प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी दर्शनों के लिए नहीं आए। केजरीवाल तो आए थे, देखिए लेकिन जी, अखिलेश जी, यादव जी। तो कभी नहीं आए। देखिए, अब इस समय जितने लोग जो लोग भारतीय राष्ट्रवाद और भारत की प्राचीन संस्कृति और इसके रिवाइवल के जो लोग सदैव जो विरोधी रहे हैं, जिन्होंने सदैव भगवान राम का और मंदिर का और आम आदमी की आस्था का सदैव उपहास उड़ाया है, आज उनको एक स्वर्णिम अवसर मिल गया है कि वो बीजेपी से हिसाब बराबर करें। 1980 से ये आंदोलन शुरू हुआ है। अगर इंदिरा गांधी की सन 84 में अक्टूबर 84 में अगर हत्या ना हुई होती, तो इंदिरा गांधी की तो 1984 का चुनाव इसी मुद्दे पर होने वाला था। तो मैं इस मुद्दे को और मुझे पहली बार विस्तार से जो जानकारी मिली थी अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में, दैट वाज़ 1977 यानी अब 50 साल हो रहे हैं। तो तब से लेकर के राजनीति ही हो रही है। 1 फरवरी 86 से जब ताला खुला था, उसके बाद से ही भारत की राजनीति 2 हिस्सों में बँटना शुरू हो गई थी। एक जो मंदिर के विरोधी थे और एक मंदिर निर्माण के पक्ष में थे। मंदिर निर्माण के पक्ष में केवल भारतीय जनता पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी और बाकी जो छोटी-छोटी पार्टियाँ जिससे बीजेपी का गठबंधन है, कुछ बिहार में है, कुछ यूपी में है, तो इन लोगों का था। तो राजनीति तो हो रही थी, होगी, होती रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर 6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, तो हम ये क्यों मान लें कि जो है राजनीति नहीं होगी। तो भारत में कोई भी विषय हो, उसको चुनावी राजनीति के चक्रव्यूह से होकर गुजरना ही पड़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। अगर अगर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर देती है, तो भारतीय सेना का अभिनंदन करने के बजाय राहुल गांधी पूछते हैं कि आपके कितने रफाल फाइटर जेट गिरे। अब अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले खबर आई है कि इंडियन एयर फोर्स ने 36 रफाल के मेंटेनेंस के लिए टेंडर इश्यू किया है। तो उससे साबित हुआ कि भई हमारा एक भी रफाल डैमेज नहीं हुआ है। भारतीय सेना अगर 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, तो कांग्रेस कहती है कि इसमें कि भारतीय सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खून की दलाली करता है। तो जब इतनी गंदी राजनीति इस देश में हो चुकी है, तो ये वोटों के भूखे नेता जो केवल जो है मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अगर आपको लगता है ये भगवान राम को ये छोड़ देंगे या उनके प्रति इनका जो उनका जिहादी चरित्र है, वो छुपा-दबा रहेगा, ये सोचना ही व्यर्थ है। चुनाव के लिए वो कुछ भी करेंगे। अखिलेश यादव ने आज तक ये नहीं बताया कि अयोध्या मुद्दे में राम मंदिर बनने पर उनका स्टैंड क्या है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बावजूद भी वो ये कहते रहे कि मुसलमानों को दबाया गया है, मुसलमानों की आस्था का सम्मान नहीं किया गया। यहाँ तक कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 के अपने फैसले में कहीं ये नहीं कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। जो इनका स्टैंड कल तक जो है हिंदू द्रोही, राम द्रोही था, आज वो सबसे बड़े जो है भगवान राम के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और भट्ट साहब अगले बिंदु पर चलते हैं। एसआईटी की जो जांच हुई है क्या पर्याप्त है, क्या संतोषजनक है? क्योंकि जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत का भी मामला सामने आया है। उन्होंने भी बंदरबाट की है, उनको भी पुजापा चढ़ा है, उनके पास भी पैसे पहुंचे हैं। बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को एफआईआर में क्यों नहीं लिया गया है? क्यों बचाने की कोशिश हो रही है? किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त पाया गया है, क्यों किसी को छोड़ा जाए कि पुलिस की जब जांच होगी तो उनके नाम आ जाएंगे और फिर उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ था और उस ब्रीफ में कहा गया था एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 दिन में देगी। तो 15 दिन की अवधि कल पूरी हो रही है। एसआईटी की इंटरनल रिपोर्ट आ चुकी है। तो हमें अभी एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर हुई है और उसमें 8 लोगों के नाम थे, 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और 8 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा है और वो अभी पूरा नहीं हुआ है और एफआईआर में अज्ञात के बारे में भी कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 8 लोग जो एफआईआर में नामजद थे, केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी और लोग भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेट अस वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एसआईटी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना जो है आगे चलेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। और जो बैंक के कर्मचारी जो नोट की काउंटिंग में और रोज जो कैश लेके जाते थे, अभी तो उनसे किसी से पूछताछ तक नहीं हुई है। तो अभी तो बहुत सारे लोग आना बाकी है ना। अभी तो जो है मैं तो कहूंगा कि अभी केवल एफआईआर हुई है और एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग के आधार पर 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू होना बाकी है और इसके लिए हमें कम से कम 1 महीने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चीजें सामने आएंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत साफ कह चुके हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं इसको पॉलिटिकल बयान नहीं मानता। मुख्यमंत्री को अपने इस बयान को अक्षरशः सिद्ध करना होगा, क्योंकि आम जनता भक्त यही चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। और जिस तरीके से 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, जुलाई 11 को बैठक होने जा रही है। मेरा मानना है कि बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन होगा। देयर विल बी अ वेरी वाइडर ओवरऑल और बिना और इस ओवरऑल का कोई अब शॉर्ट विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही होगा। क्योंकि भारत में अयोध्या का जो मंदिर है, वो केवल एक मंदिर नहीं है, वो हमारी प्राचीन सभ्यता को ने जो जो व्हिच इज़ अ बैडली डैमेज्ड, फ्रैक्चर्ड एंड म्यूटिलेटेड सिविलाइजेशन है। तो इस सभ्यता के पुनर्निर्माण का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें जरा-सी भी कोई लापरवाही, कोई चूक जो है अक्षम्य अपराध होगी। और एक अपराध तो हो गया है, तो अब इसका जो है जो उसका अटोनमेंट है, उसका एक ही रास्ता ये है कि आपको इस अपराध से मुक्ति मिले कि जो कुछ भी कमियाँ थी, जो कुछ भी गड़बड़ियाँ थी, अब आपको एक ऐसा संस्थागत ढाँचा खड़ा करना पड़ेगा कि मंदिर का प्रबंधन जो है एफिशिएंटली चले और 1 पैसे की भी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अब ये जो है ये 100% करना ही है, कोई विकल्प नहीं है। अब ये ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि वो कांग्रेस ने क्या किया था, सपा ने क्या किया था। दैट्स हिस्ट्री। अब आज की बात करिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कुछ मुद्दों पर, जैसे एफआईआर की जो भाषा है और एफआईआर में जो नामजद हैं, 8 नामजद हैं: अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा,
मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू। टिन्नू जो चंपत राय का ड्राइवर है। इसमें सवाल ये उठ रहा है कि इनके ना तो पते दिए गए हैं एफआईआर में, ना इनके पिताओं के नाम लिखे गए हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्या जानबूझ करके किया गया है या यहां भी कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इसके बारे में हम लोग कोई जो है अटकलबाजी करें, इससे बेहतर ये है इस विषय का तो उत्तर आपको तब मिलेगा जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी और ये और चालान जब दाखिल होगा तब ये बात आएगी। क्योंकि अगर अगर इन लोगों ने जो 8 एक्यूज्ड हैं, अगर इन्होंने इसको अपने बचाव में इस तर्क का इस्तेमाल किया, ये टिन्नू यादव हम नहीं है, कोई और टिन्नू यादव है, तब ये सवाल उठेगा और अभी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये केवल जब मामला चार्जशीट लेवल पे आएगा कोर्ट में और जब कोर्ट में इस पे बहस होगी, तब ये सवाल उठेगा कि आपने जो 8 जो एक्यूज्ड हैं, इनके पिता के नाम क्यों नहीं दिए? इनके आपने एड्रेस क्यों नहीं दिए? कल को ये कह सकते हैं हम तो साहब कोई दूसरे, हम तो ये है नहीं। तो ये सवाल उठेगा और कोर्ट में इस सवाल पे चर्चा ना हो, ये नहीं हो सकता। ये तो इस प्रश्न का उत्तर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी यानी यूपी पुलिस को कोर्ट में देना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। ये सवाल अच्छा, उठेगा। एक ये सूचना आ रही है और ये कंफर्म सूचना है। 40 दिनों में 70 बार सीसीटीवी पर देखा गया है कि चोरी की जा रही है। वो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, 70 बार कैद हुए हैं और केवल 40 दिन के भीतर हुए हैं। एसआईटी के गठन से पहले एसआईटी के गठन से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने धरपकड़ शुरू की थी इन लोगों की और उस समय 3 करोड़ रुपया इनसे बरामद भी कर लिया था। और आज की खबर है कि करीब 80 लाख रुपया और बरामद हुआ है, जिनमें से करीब 20 लाख रुपया तो अकेले एक सुभाष है, उसके घर से बरामद हुआ है और ये सुभाष बैंक का पूर्व कर्मचारी है। अवैतनिक रूप से वहां काम कर रहा था पिछले 5 साल से। यानी वैसे तो आप एक पैसा नहीं ले रहे हैं और वैसे आप इतनी बड़ी डंडी मार रहे हैं कि आपके घर से ही 20 लाख रुपया बरामद। और घर में अगर 20 लाख रखा हुआ है, इसका मतलब आपके घर वाले भी आपसे मिले हुए हैं, उनको भी पता है कि आप पैसा ला करके रख रहे हैं यहाँ पे। और कितना पैसा आपने और जगह कहीं पहुंचा दिया या कहीं निवेश कर दिया या कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो आप बता रहे हैं ये सारे सीसीटीवी फुटेज का बहुत ही बारीकी से एग्जामिनेशन होगा। ये काम एसआईटी नहीं कर सकती, ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही कर सकती है और ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी पुलिस। अब हो सकता है कि सरकार पुलिस की ही कोई एक एसआईटी बना दे कि जो केवल इसी मामले की जैसे कि जो अभी एसआईटी बनी है, उसने पिछले 3 साल का पूरा ब्यौरा मांगा है जो पूरा दान मिला है, जो कुल आय हुई है मंदिर की और कुल जो व्यय हुआ है, किस-किस मद में हुआ है, कितना दान नगद आया है, कितना सोना आया है, कितना चांदी आया है, कहाँ जमा है, किस बैंक में जमा है, कब जमा किया गया है, ये सारा ब्यौरा जो है एसआईटी के पास आ रहा है धीरे-धीरे। और उसके बाद जो भी कुछ एसआईटी फाइंडिंग होगी, अल्टीमेटली दे विल लैंड विद द पुलिस। ये पुलिस भी काम है और ये फिर पुलिस का काम होगा कि वो सीसीटीवी एग्जामिनेशन करे, जो बात आपने अभी कही है। और ये अभी बात सामने नहीं आई है कि कितने दिनों की जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, जो फुटेज है, वो सुरक्षित है या कितनी जो है डिलीट कर दी गई। ये सारी बातें अभी सामने आनी है, लेकिन इतना तो तय है कि जितना इस मंदिर से लोगों में रोष है, ये जो प्रकरण से जो लोगों में रोष है और जो गुस्सा है, अब जो है ठोस कार्रवाई होके रहेगी और अभी हो सकता है कुछ लोग और गिरफ्तार हों, लेकिन गिरफ्तारी तो होगी। और ये सारी बातें को जब कोर्ट में ट्रायल होगा तब ये सारी बातें जो अभी हमको लग रही है कि बड़ी गोपनीय है, सामने नहीं आ रही हैं, ये सारी बातें सामने आएँगी।
कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूँगा कि हर जगह एक एसओपी होती है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पूरा जो है प्रोसीजर प्रोसीजर होता है। तो ये बनाना पड़ेगा आपको प्रोसीजर अयोध्या के लिए ये। हाँ, तो वो प्रोसीजर ठीक तरीके से यहाँ काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। दान की जो निगरानी में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है, उसमें कहाँ कमियाँ और खामियाँ थी कि गणना में लगे हुए लोग और जहाँ बैंक में जमा होता था, उसके अधिकारी और कर्मचारी भी दान की चोरी कर रहे थे, उसमें संलिप्त हो गए। दूसरे एक जांच पड़ताल में अब ये भी सामने आ रहा है कि रसीद और क्यूआर आधारित जो दान व्यवस्था है, उसमें भी प्रक्रियागत कमजोरियां चिन्हित हुई हैं। यानी रसीद दी जा रही थी तो उसमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, क्यूआर कोड से दान लिया जा रहा था तो उसमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। ये बेहद गंभीर मसले हैं और संवेदनशील कार्यों में आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ कर्मचारियों को लगाया गया। उनकी भूमिका और उनको लगाने वालों की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। और आप सबसे अनुरोध है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो उसे फॉलो करने के लिए नीचे लिंक दिए हैं इस वीडियो के, वहां जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।